बंगाल चुनाव 2026 की लड़ाई शुरू होने से पहले ही ममता बनर्जी ने सत्ता का ताज अपने नाम कर लिया है। पीएम मोदी और अमित शाह को किसी ने इतना नहीं थकाया होगा जितना ममता बनर्जी ने उनके पसीने छुटा रखे हैं। चुनाव लड़ने से पहले ही ममता ने जीत की आधी कहानी अपने नाम कर डाली है। अब वो कैसे? बंगाल में तो अभी वोटिंग भी नहीं हुई है, तो फिर ये इतने भरोसे से कैसे कहा जा सकता है? दरअसल बंगाल की लगभग 75 सीटें ऐसी हैं जहां ममता दीदी की जीत मानो चुनाव से पहले ही लिखी जा चुकी है। वजह यह है कि पश्चिम बंगाल की सत्ता तक पहुंचने वाला रास्ता अल्पसंख्यक इलाकों की गलियों से होकर निकलता है और ममता बनर्जी ने इस सच को न केवल समझा बल्कि पिछले 1.5 दशक में इसे अपनी सबसे बड़ी ताकत में बदल दिया। आज हाल ये है कि बंगाल का मुस्लिम वोटर एकजुट होकर ममता के साथ खड़ा हो गया है। आपको अब एक दिलचस्प बयान भी बताते हैं जो ममता ने हाल ही में एसआईआर के विरोध में हुई मुस्लिम सभा के बीच दिया था। तो मुस्लिम समुदाय से ममता बोली थी कि हम हैं इसीलिए आप सुरक्षित हैं। अगर हम किसी दिन ना रहे तो 1 सेकंड लगेगा जब एक समुदाय इकट्ठा होकर आएगा और आपको घेर लेगा, फिर 1 सेकंड में 12 बजा देगा, यानी मुस्लिम को खत्म कर देगा। वो बोली कि अगर आपको इससे बचना है तो बीजेपी के इस दुष्प्रचार में गलती मत करना। यानी ममता बनर्जी ने मुसलमानों से साफ ये बात कही कि हम सत्ता में हैं इसीलिए आप सुरक्षित हैं, अगर हम सत्ता में नहीं रहे तो मुस्लिम पर बड़ा खतरा आ पड़ेगा। अब ममता बनर्जी के इस ताजा बयान को तुष्टीकरण बताकर कांग्रेस और लेफ्ट भले ही कितनी ही आलोचना कर रहे हो, बीजेपी कितनी ही छाती पीट रही हो, ममता और उनकी पार्टी टीएमसी को इससे बिल्कुल फर्क नहीं पड़ता। बंगाल चुनाव में मुस्लिम फैक्टर लंबे अरसे से ममता की पार्टी टीएमसी के लिए ट्रम्प कार्ड बना हुआ है, जिसके दम पर ममता शानदार तरीके से सत्ता पर काबिज है और इस बार भी इस वोट बैंक की कोई काट नजर नहीं आ रही है, जिसके चलते बीजेपी की नींदें उड़ी हुई हैं। जल्द ही बंगाल में वोटिंग होने वाली है। ऐसे में राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि ममता दीदी की जीत की आधी कहानी तो अभी से लिखी जा चुकी है, क्योंकि मुस्लिम वोट बैंक पर ममता की पकड़ पहले से भी ज्यादा मजबूत दिखाई दे रही है, जिसके आगे बीजेपी के अरमानों पर तो पानी फिरने ही वाला है। लेकिन कांग्रेस, हुमायूं कबीर और असदुद्दीन ओवैसी जैसी चुनौतियां भी ममता के वोट बैंक में कुछ खास सेंध नहीं लगा पाएंगी। दिलचस्प बात यह भी है कि बंगाल में बीजेपी जो थोड़ी मजबूत हुई है वो ममता के लिए नुकसान से ज्यादा फायदे का सौदा साबित हुआ है। वक्फ बिल, जय श्री राम, एनआरसी और सीएए जैसे मुद्दों ने मुस्लिम वोटरों को और ज्यादा ममता के लिए एकजुट कर दिया है। मुस्लिम समुदाय का डर ममता के लिए राजनीतिक ढाल में बदल गया है। मुस्लिम समुदाय में ये संदेश साफ गया है कि अगर टीएमसी कमजोर हुई तो बीजेपी को मौका मिल जाएगा। ऐसे में मुस्लिम वोटर्स के बीच ममता की टीएमसी के अलावा दूसरी पार्टियों का विकल्प लगभग खत्म हो गया है। ऐसे में बीजेपी के उभार ने ममता को तो और मजबूत कर दिया है, साथ ही कांग्रेस और लेफ्ट को मुख्य मुकाबले से लगभग बाहर कर दिया है। कभी जो वाम दल ममता के लिए सबसे बड़ी चुनौती माने जाते थे वो धीरे धीरे कमजोर पड़ते चले गए। 2011 से सत्ता में काबिज ममता ने ऐसा जादू चलाया हुआ है कि उन्हें बहुमत के लिए महज 25% सीटों पर ही मेहनत करनी पड़ती है। बाकी 25% जो मुस्लिम बहुल आबादी वाली सीटें हैं वैसे ही उनकी झोली में आ गिरती हैं। बंगाल में मुसलमानों की आबादी करीब 27% है, लेकिन चुनावी असर उससे कई ज्यादा है। वहीं ममता का ये जादू हमेशा से नहीं था। थोड़ा पीछे जाएं तो 2011 से पहले मुस्लिम वोट कांग्रेस और वाम दलों के बीच बटा हुआ था। ममता बनर्जी ने इसी बिखरे समर्थन को अपने पक्ष में समेटना शुरू कर दिया था। सच्चर कमेटी की रिपोर्ट का हवाला देते हुए उन्होंने बार बार कहा कि लंबे वाम शासन में मुसलमानों की हालत बेहद खराब हो चुकी है।
धीरे धीरे ममता इस समुदाय की आवाज बनकर उभर गई थी। फिर आया सिंगूर और नंदीग्राम का दौर। जमीन आंदोलनों में बड़ी संख्या में मुस्लिम किसान प्रभावित हुए। ममता उनके साथ खड़ी दिखी, खुद को उनकी संरक्षक के रूप में पेश किया। इसका असर ये हुआ कि कांग्रेस और लेफ्ट का जमीनी कैडर भी धीरे धीरे टीएमसी की ओर शिफ्ट होने लगा, खासकर मुस्लिम बहुल इलाकों में। वहीं ममता ने केवल भावनात्मक जुड़ाव नहीं बनाया, बल्कि योजनाओं के जरिए भी मुस्लिम वोट बैंक में सीधा संपर्क देने की कोशिश की। 2012 में इमामों के लिए मासिक भत्ता शुरू करना एक बड़ा और विवादास्पद फैसला था, लेकिन इससे धार्मिक नेतृत्व के बीच ममता की स्वीकार्यता बढ़ गई। मदरसा आधुनिकरण कार्यक्रम लागू किया गया। एकेश्वरी छात्रवृत्ति और कन्याश्री जैसी योजनाओं का लाभ बड़ी संख्या में मुस्लिम युवाओं और खासकर लड़कियों तक पहुंचाया गया। ममता की राजनीति में प्रतीकात्मक संकेत भी उतने ही अहम रहे। इफ्तार पार्टियों में सिर ढककर शामिल होना, मंच से दुआ पढ़ना, ये सब केवल औपचारिक कार्यक्रम नहीं थे। इससे मुस्लिम समुदाय में बड़ा संदेश गया कि राज्य की सत्ता उनके धार्मिक और सांस्कृतिक जीवन को सम्मान देती है। विरोधियों ने तो इसे तुष्टीकरण बताया, लेकिन समर्थकों के बीच इससे ममता पर भरोसा मजबूत हो गया। कई बार तो सांप्रदायिक तनाव के दौरान ममता पर मुस्लिम पक्ष के लिए झुकाव के आरोप लगे, लेकिन राजनीतिक रूप से ममता को इसका नुकसान नहीं हुआ, बल्कि समर्थकों में ये धारणा और मजबूत हो गई कि सरकार उनके साथ खड़ी है। अब 2026 चुनाव से पहले तो अल्पसंख्यक मामलों के लिए 5,713 करोड़ रुपए का बजट आवंटन कर दिया गया, जो ममता की इस रणनीति का ताजा उदाहरण बनकर सामने आया। राजनीतिक विश्लेषकों के मुताबिक इस फैसले से मुस्लिम समाज के अंदर एक नया शिक्षित मध्य वर्ग तैयार हुआ है, जो टीएमसी का ठोस समर्थक बन चुका है। 2012 से अब तक ममता की टीएमसी के लिए बंगाल में एक तरफा प्यार का ट्रेंड देखने को मिला है। अगर आंकड़े देखें तो मुस्लिम बहुल इलाकों में टीएमसी की जीत का स्ट्राइक रेट हैरान करने वाला है। 2011 और 2016 के विधानसभा चुनावों में मुस्लिम वोट कांग्रेस और टीएमसी के बीच तो जरूर बटा, लेकिन ममता को ही बढ़त मिली। इसके बाद 2021 का चुनाव गेम चेंजर साबित हुआ। बीजेपी की आक्रामक लहर को देखते हुए बंगाल के मुसलमानों ने कांग्रेस और आईएसएफ को पूरी तरह किनारे कर दिया। राज्य की करीब 85 सीटों पर जहां मुस्लिम वोट निर्णायक भूमिका में है, 75 सीटें टीएमसी ने जीत ली। ऐसे में मैदान से कांग्रेस लेफ्ट पूरी तरह से गायब हो गए। बीजेपी कुछ सीटें जरूर जीती, लेकिन मुस्लिम इलाकों में पूरी तरह फेल रही। अब 2026 की रणनीति में ये 75 सीटों का गणित क्या कहता है, जिसको लेकर ये कहा जा रहा है कि चुनाव लड़ने से पहले ही ममता ने ये सीटें अपने नाम कर ली हैं। तो कुछ ही दिनों में होने वाले बंगाल विधानसभा चुनाव 2026 के लिए ममता ने अपनी फील्डिंग सजा ली है। उन्हें पता है कि कुल 294 सीटों वाली विधानसभा में बहुमत के लिए 148 सीटें चाहिए। अब इनमें से करीब 75 सीटें ऐसी हैं जहां मुस्लिम आबादी इतनी ज्यादा है कि वहां बीजेपी का जीतना नामुमकिन जैसा है, और कोई दूसरा दल भी ममता के सामने टिकने वाला नहीं है। ऐसे में ममता की रणनीति साफ है, 75 सीटें मुस्लिम वोटरों के दम पर पक्की करो और बाकी की 75 सीटें लक्ष्मी भंडार जैसी योजनाओं के जरिए हासिल कर लो। ममता के सामने कहीं उनके बागी हुमायूं कबीर और असदुद्दीन ओवैसी जैसे छुटपुट चैलेंज आ सकते हैं, लेकिन उनका फिलहाल खास असर नहीं दिख रहा है। तो तस्वीर साफ है कि जो मुस्लिम वोट बैंक सत्ता की चाबी है, उस पर ममता का कब्जा कायम है। अब एक तरफ आलोचक तो ये कहते हैं कि ममता ने मुसलमानों को सिर्फ वोट बैंक बना रखा है, लेकिन हकीकत यह है कि बंगाल का मुस्लिम वोटर ममता को अपनी ढाल मानता है। ममता ने एक ऐसा नैरेटिव सेट किया हुआ है कि अगर टीएमसी गई तो मुसलमानों का वजूद खतरे में पड़ जाएगा। ममता बनर्जी ने पिछले 15 सालों में मुस्लिम राजनीति को वोट से बदलकर अस्तित्व की लड़ाई बना दी है। आज बंगाल में बीजेपी के खिलाफ मुस्लिम वोट बैंक एक ऐसी दीवार की तरह खड़ा है जिसे ढाना फिलहाल किसी भी विपक्षी दल के लिए मुमकिन नहीं दिख रहा है। 2026 के लिए ममता की राह इसी मुस्लिम किलेबंदी के भरोसे आसान नजर आ रही है।